Hare Krishna. Me as a J aspirant welcoming you to another video and ये जो आज की वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और मोस्ट ऑफ द ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो कि अब 11th में मूव करने वाले हैं, जिन्होंने अभी 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप गलतियाँ जो 11th में हमसे होती हैं कि उनको आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ों जिन पर आप ध्यान देकर अपने 11th को एक स्मूथ गोइंग बना सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों का जो 11th क्लास है वो काफ़ी बर्बाद चला जाता है, जिस वजह से उनका मतलब कि 12th भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, और जिस वजह से उनका जो भी अगर वो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मेजरली इम्पैक्ट होता है। वो आपकी रैंक को, वो आपके रिजल्ट को कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट करता है। वो लाइफ थ्रू चलता ही रहता है। तो ये आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिकॉज अगर आपने 10th का एग्जामिनेशन दिया और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, तो अभी आप ये समझिए कि यू आर जस्ट एट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आपको पूरा आइसबर्ग को क्रॉस करना है। तो उसके लिए 11th एक मेजर क्लास है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप 11th में क्या क्या कर सकते हो। देखो, आज के समय में मोस्ट ऑफ द लोगों को मतलब कि पहले से ही माइंड में सेट होता है कि वो 9th या 10th से ही सोच लेते हैं कि उनको 11th में स्ट्रीम कौन सा लेना है। लेकिन जिन्होंने भी अभी तक नहीं सोचा है कि उनको स्ट्रीम कौन सा लेना है, तो पहला मेरा आपसे पहली एडवाइस है कि पहले आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप ये सोचकर बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि मेरे 10th में मेरे अभी तक में मैथ्स में इतने मार्क्स आते थे, या फिर मेरे को मैथ्स में, अगर आपको मैथ्स से बिल्कुल प्यार है, या फिर आपको मैथ्स लगाने में मज़ा आता है, आपको आपको साइंस पढ़ने में मज़ा आता है, या फिर आप सोचते हो कि मैं इस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा इस सब्जेक्ट के थ्रू मैं अचीव कर सकता हूँ, सो तभी आपको वो साइंस स्ट्रीम को लेना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई कॉमर्स आर्ट्स ये तो वो लोग लेते हैं जो पढ़ते नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। हर स्ट्रीम में मेहनत लगती है, हर एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत मेहनत लगती है, और हर एग्जामिनेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। हर एग्जामिनेशन आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, हर एग्जामिनेशन आपकी स्मार्टनेस को चेक करता है। तो ये बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने कॉमर्स ले ली या फिर मैंने आर्ट्स ले ली तो मैं कहीं ना कहीं साइंस वालों से पीछे रह गया। बल्कि मैं कहूँगा कि हर कोई सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की उसके रेस्पेक्ट में इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है, और हर सब्जेक्ट एक एक लेवल पर सेट होता है। कोई भी सब्जेक्ट कोई प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्स पर सेट नहीं होता है। तो पहले तो आपको कोई एक अपने मन की सुनकर कोई एक अच्छी सी स्ट्रीम लेना है जो आपको सूट करती हो, या फिर जिसमें आप परस्यू करना चाहते हो अपने करियर को, या फिर आपको बिल्कुल सोच समझ के पूरा स्ट्रेटजी बना कर करना है। क्योंकि अब ज़िंदगी में अब आप जो भी करोगे ना 10th के बाद, वो आपका हर स्टेप सोचा समझा होना चाहिए। कोई भी स्टेप अगर आप रैंडमली लेते हो तो कहीं ना कहीं वो स्टेप गलत भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो गलत हो। लेकिन अगर आपने हर स्टेप को एक स्ट्रेटेजी बनाकर, क्योंकि एक जो होशियार होता है ना, कोई अच्छा इंसान होता है, वो हर स्टेप को अपने केयरफुली अचीव करता है, हर स्टेप को एक केयरफुली डिज़ाइन एक तरीके से डिज़ाइन करता है। तो वो हमको करना है पहली बात। तो मैं तो मेनली यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप पहले तो अपनी स्ट्रीम चॉइस कीजिएगा। अब जो भी लोग जेई के बारे में तैयारी करने वाले हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ जेई क्या है। जेई का नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सभी को पता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को जो भी जेई की तैयारी करेंगे, और उनका उसका बेसिक्स भी सबको पता है कि कैसा क्या क्या होता है। तो वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, और उसके लिए आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पर्सनली कैसा क्या क्या अचीव किया है 11th क्लास में। सबसे पहला स्टेप आता है अर्ली स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी बैचेस अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी बैचेस को आप ज्वाइन कर लें। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे कुछ आईसीएसई बोर्ड्स हो गए या फिर स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उनका एग्जामिनेशन थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। तो आपको, लेकिन होता क्या है कि मई तक सबके एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं। तो अगर मई तक भी आपके एग्जामिनेशन खत्म हो रहे हैं, जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी, तो जो मई में बैच स्टार्ट हो रहे हैं तब उनको ले लीजिए। 1-2 महीने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा कि स्टार्ट बैच अप्रैल से हो रहे हैं, मतलब कि कुछ बैच अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आप ज्वाइन कर रहे हैं कौन सा, अगस्त वाला बैच, या फिर जो गर्मियों की छुट्टी वाले के बाद जो बैचेस स्टार्ट होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मतलब कोचिंग्स में फेज़ 3 या फेज़ 4 के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी बुरा होगा फिर आपके लिए, क्योंकि आपको काफ़ी लेट स्टार्ट करने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन के एंड तक जाएगा आपके पास। क्योंकि देखो, मैं समझा देता हूँ आपको कि मान लेते हैं आपने अगस्त में स्टार्ट किया, तो आपका जो बैच होगा
जो 12th का बैच है वो कहीं ना कहीं फरवरी में स्टार्ट होगा, और फरवरी में स्टार्ट होने के बाद फिर वो जो बैच है वो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में एंड होगा। अगर मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिनका अप्रैल में बैच स्टार्ट हो जाता है, तो उनका जो बैच है वो काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब दिसंबर में ही खत्म हो जाता है 11th का बैच। फिर जनवरी में ही उनका 12th स्टार्ट हो जाता है, और दिवाली की छुट्टियों के पहले, मतलब कि ऑलमोस्ट अक्टूबर के साइड उनका 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो है। फिर उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम, 2 से 3 महीने मिलते हैं, जिसमें वो PYQs लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो आपको अर्ली स्टार्ट करना है। लेट स्टार्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सोच कर भी, भूल कर भी मत कीजिएगा लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट बहुत इम्पैक्ट करेगा आपको। सेकंड, कि आपको जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करें, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो ऑफलाइन कोचिंग अगर कोई ज्वाइन करेगा तो ऑफलाइन वालों के लिए तो मेरा बस एक आपसे कहना है कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो कोचिंग, तो ऑफलाइन में जो भी आपको टीचर कहे, देखो ऑफलाइन अगर करोगे तो आपके पास रेगुलरिटी रहेगी कि आपको रेगुलर क्लास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप हॉस्टल वगैरह में रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स के पास मैसेज आता है, या फिर आप घर से भी ऑफलाइन जा रहे हो तो आपको घर वालों का प्रेशर रहेगा कि आपको कोचिंग जाना है, तो वो रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपकी क्लासेस मिस नहीं होगी, बैकलॉग नहीं बनेगा। और फिर आपको घर आके वो होमवर्क देंगे तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ईजी बन जाएगा, जो कि ऑफलाइन करेगा। मेरा कंसर्न मेनली मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन वालों के लिए। तो जो ऑनलाइन वाले हैं, जो भी ऑनलाइन, क्योंकि आजकल मतलब सही भी है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पे रिलाई करेंगे, और ऑनलाइन काफ़ी शानदार शानदार बैचेस, तो ऑनलाइन में जितने भी टीचर्स हैं वो टॉप नॉच हैं। जितने भी टीचर्स हैं आप देख पा रहे हो ऑनलाइन में, वो कहीं ना कहीं स्टार बैचेस के टीचर्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन बात कहाँ पे आती है कि क्योंकि ये बैचेस बहुत सस्ते हैं। देखो मैं बिल्कुल रॉ बोलूँगा, हर एक चीज़ का एक प्राइस टैग होता है, हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है। अगर आप उसको वो एक डेजिग्नेटेड वैल्यू देते हो तो उसका डेजिग्नेटेड रिजल्ट भी निकलता है। लेकिन जब बैचेस के प्राइजेस लो हो जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि प्राइजेस लो हैं, हम पढ़ें ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे, क्योंकि 4,000 रुपये ही तो लगे हैं, 4,000 में क्या ही होता है, इतने तो मेरे मंथली पॉकेट मनी है। तो देखो वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है मेरे पास यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैचेस के प्राइजेस को हाई होना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कि जो एलन का ऑनलाइन बैच आता है वो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का आता है, या फिर उससे थोड़ा कम में भी आता होगा, मेरे को परफेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन इतना आता है। लेकिन होता क्या है कि एलन के जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं उसमें क्वेश्चन जो बच्चे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन रिजल्ट काफ़ी मैक्सिमम होते हैं। लेकिन वही बैचेस जो 4,000 या 5,000 के बैचेस होते हैं उनमें क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी होती है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे उसमें होते हैं, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ऐसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं। लेकिन रिजल्ट आते हैं उनमें से भी 4-5 हज़ार रिजल्ट आ गए, लेकिन आप वो समझे 3 लाख के प्रपोर्शन में वो 4 लाख रिजल्ट आए हैं। और वहीं अगर एलन के बारे में बात करें जो ऑनलाइन चलाता है, उसमें काफ़ी कम बच्चे इनरोल करते हैं, लेकिन रिजल्ट काफ़ी प्रपोर्शन में अगर बात करूँ कि रेशियो प्रपोर्शन में बात करूँ मैं, तो वो रेशियो ज़्यादा है। तो बात वहाँ पे आ जाती है कि अगर वहाँ पे अगर आपके पास कोई बैच है जो 80,000 रुपये का है या 70-80 हज़ार रुपये का है, तो अब आपके पास एक वो प्रेशर रहता है कि आपको 70-80 हज़ार रुपये मैक्सिमाइज तरीके से यूज़ करने हैं। तो वो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है मेरे पास यहाँ पे। लेकिन अब अगर आप उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, कई लोगों की मजबूरी होती है। तो मेरा पहला कंसर्न या फिर मेरी पहली एडवाइस वो है जो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, कि पहली बात आपको कोई भी बैकलॉग नहीं क्रिएट करने देना है। होंगे थोड़े बहुत क्रिएट होंगे, लेकिन उनको रेगुलर टाइम इंटरवल में आपको ख़त्म करना है। देखो आप घर पे रहते हो, घर पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आपको इस रेस में बने रहना है तो आपको बिल्कुल भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। एक लेक्चर का आपका बैकलॉग बना तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपका एक भी लेक्चर का बैकलॉग बना, सीरीज ऑफ बैकलॉग स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि बैकलॉग कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है। जो लोग क्लियर कर लेते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बहुत टफ हो जाता है जब बैकलॉग, और जब ऐसे 100 लेक्चर्स के मैं देखता हूँ कि लोगों के पास बैकलॉग बन गए हैं तो उनको क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, वो क्लियर हो नहीं पाते। फिर आप क्या करते हो कि 12th में आप 11th पढ़ रहे हो, फिर आप कब 12th पढ़ोगे भाई? 12th का बल्कि ज़्यादा प्रपोर्शन आता है जेई में। तो बैकलॉग बिल्कुल भी मत बनने दीजिएगा। बैकलॉग मेजर एक कारण होंगे जो आपकी जेई की प्रिपरेशन को काफ़ी हार्म करेगा। तो पहली बात ये। दूसरी बात कि ऑनलाइन जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है
पहले तो आप सोचो कि आप उसको मैक्सिमाइज़ करो, ठीक है? और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई और दूसरा मटेरियल लगा सकता हूँ या फिर मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, तो पहली बात, जो पहला मटेरियल आपके पास आता है वो है ये। मैथ्स में तो मैं मेजरली कहूँगा कि आप PYQs लगा सकते हो, या फिर मैथ्स में काफ़ी अलग बुक्स भी आते हैं, सिंगेज वगैरह, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन मेरा पहला है कि आप PYQs लगाओ, तो PYQs काफ़ी ऊपर लेवल के आ रहे हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के मैथ्स के ऊपर लिए। फिजिक्स में आप एससी वर्मा को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेफर कर सकते हो, बिल्कुल रेलेवेंट बुक है। जो लोग कहते हैं रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। एससी वर्मा इज रेलेवेंट बुक। जेईई रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी आपको इसमें, और एससी वर्मा में आपको कंसेप्ट सारे मिल जाएंगे। देखो, कंसेप्ट की होल होती है। देखो, मैंने एक लाइन सुना था शायद कि क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट बट कंसेप्ट्स आर फाइनाइट, और आप कंसेप्ट्स पे अगर वो पकड़ बना लेते हो ना, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एस हो जाता है। तो पहली बात तो वो, और भी कौन से जो डाउट आ सकते हैं वो आप कमेंट कीजिएगा, कि मैं वो क्योंकि मैं सारे, क्योंकि वीडियो लंबा बन गया है, तो आप कमेंट्स कीजिए कि आपको डाउट और कौन कौन से हैं, तो मैं उन डाउट्स पे भी आपको क्लियरेंस दे पाऊँगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप कि आप कमेंट कीजिएगा जो भी आपको डाउट्स हैं, एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक्स।